हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 12वीं एनसीईआरटी जीव विज्ञान का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मानव जनन। इसके पिछले पहले वीडियो में मैंने आपको नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा दिया है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं मादा जनन तंत्र यानी स्त्री जनन तंत्र। देखिए, स्त्रियों में जनन तंत्र का मुख्य भाग है दो अंडाशय, जहां से अंडाणुओं का निर्माण होता है, और उसके साथ होता है एक लंबा सा ट्यूब। ठीक है, उस ट्यूब को हम कहते हैं अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी नलिका, जिसमें फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस यानी गर्भाशय और नीचे वेजाइना या योनि ये शामिल है। तो इनके बारे में हम अभी देखने वाले हैं। तो पहले आप ये देखिए कि साइड व्यू कैसा दिखता है। जैसे कि नर जनन तंत्र का हमने देखा था, ये मादा जनन तंत्र है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि मादा में तीन ओपनिंग है, एक गुदा द्वार है, एक योनि द्वार है और एक मूत्र मार्ग है। जबकि नर में यहां पर सिर्फ दो मार्ग थे, एक था गुदा द्वार और दूसरा मूत्र मार्ग, उसी से वीर्य सेचन भी किया जा रहा था। लेकिन यहां पर तीनों के अलग अलग रास्ते हैं। तो ये पीछे साइड पे आप देख सकते हैं गुदा द्वार है, जिससे मल त्याग किया जाता है, और सामने की ओर अगर हम देखें तो ऊपर में एक मूत्र मार्ग होता है, थोड़ा सा ऊपर। जैसे कि ये मादा जनन तंत्र है तो ऊपर में मूत्र मार्ग होता है और नीचे में योनि मार्ग होता है। ये देखिए, ठीक है, योनि द्वार नीचे में है और ये नीचे से ऐसे, ठीक है, और ये मूत्र मार्ग है। तो ये दो चीजें होती हैं। यहां पर एक चीज लिखा है भग शेप, जिसको हम क्लाइटोरिस कहते हैं। तो एक्चुअली क्लाइटोरिस जो होता है, भग शेप या भग शिश्न भी कहते हैं, ये मादा में पाए जाने वाली एक प्रकार की शिश्न है। नर का जो शिश्न होता है वैसे ही मादा में भी एक शिश्न होता है, लेकिन वो शिश्न बहुत छोटे साइज का होता है और जो है वो भी उत्तेजनशील होता है, और वो टच करने पर बहुत ज्यादा संवेदी भी होता है, भग शिश्न। ठीक है, ये मादा में होता है। ठीक, और यहां पर देखिए कि बृहद भगोष्ठ और लघु भगोष्ठ ये क्या चीज है, इनको जरा सा ध्यान समझिए कि जब आप मादा के बाहरी जनन तंत्र को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि दो इस प्रकार के फोल्ड आकर के वहां पर ऐसे जुड़े हुए हैं। इसी में बीच में दो रास्ते हैं, एक मूत्र मार्ग है, योनि मार्ग है। ठीक है, तो ये जो दो स्किन के ऐसे फोल्ड है, हर एक स्किन को देखोगे तो ये दो स्किन की ऐसी बनी रहती है, और इस स्किन को नीचे वाले को हम लघु भगोष्ठ और ऊपर वाले को बृहद भगोष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, लेबिया माइनर और लेबिया मेजर, ये दो लेयर होते हैं दोनों में। ठीक है, तो इस तरह से ये सामने की ओर स्किन के दो फोल्ड होते हैं। ऊपर की ओर अगर आप जाएंगे तो आपको योनि मार्ग के ऊपर जो है ये गर्भाशय वगैरह मिलेंगे और मूत्राशय आपको मिलेगी। ऊपर की ओर जाएंगे तो ये मूत्राशय है, गर्भाशय है, जो योनि मार्ग से ऊपर जाने पर होती है। अब अगर हम इसको सामने की दृष्टि से देखें कि कैसा होता है, देखिए ध्यान से, तो यहां पर दो हैं आपके अंडाशय, जिसको डिंब ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि डिंब का मतलब भी होता है अंडाणु। तो यहां से अंडाणु का निर्माण होता है। फिर इससे जुड़ा हुआ ये पूरा एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम ओविडक्ट कहते हैं, ओविडक्ट यानी डिंबवाहिनी नलिका। अब इनके अलग अलग हिस्से हैं, आप जरा ध्यान से देखिए। एक हिस्सा यहां पर है, इसको अपन कहते हैं कीप। कीप का मतलब होता है फनल, मतलब चाड़ी, जिसमें आप ऐसे तेल वगैरह भरते हो किसी जेरिकेन में, तो ऐसे आप डालते हो, तो चाड़ी होता है कीप। तो उसी तरह की एक संरचना यहाँ पर चाड़ी जैसी बनी हुई है, कीप जैसी बनी हुई, फनल जैसे, और इसमें ऐसे उंगलियों जैसे ऐसे ऊतकों का एक झालर जैसा निकला होता है, जिसको अपन झल्लरी कहते हैं, झल्लरी। इससे इस पूरे संरचना को अपन फिम्ब्रिकेटेड फनल कहते हैं, फिम्ब्रिकेटेड फनल यानी झालर। ठीक है, अब देखिए कि इसके ऊपर आएंगे तो ये पूरा ये फेलोपियन ट्यूब कहलाता है, अंडवाहिनी नलिका, इसी को कह देता है फेलोपियन ट्यूब को। ठीक है, अब इस फेलोपियन ट्यूब में आप देखिए कि शुरू में एक फूली हुई संरचना होती है, जिसको एम्पुली या तुम्बिका कहते हैं। तो यहां पर जब डिंब पहुंचती है अंडाणु, और इधर से जब शुक्राणु मिली हुई है, और ये दोनों की भेंट अगर यहीं पर हुई, तब तो निषेचन की प्रक्रिया होती है, अन्यथा निषेचन नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके आगे या पीछे अंडाणु निषेचन के काबिल नहीं रहती है, 24 घंटे के अंदर उसको निषेचित होना रहता है। तो जनरली
इसी एम्पुला या तुम्बिका वाले भाग में उसका निषेचन होता है। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करेंगे तो ये संकीर्ण हिस्सा है जो दोनों तरफ से आकर के बीच में जुड़ता है। तो एक्चुअली ये बीच में जुड़ने वाले स्थान को इस्थमस कहते हैं। ये थोड़ा सा पहले को दिखा दिया है, इस्थमस। और फंडस हम किसको कहते हैं? नीचे की साइड में जो गर्भाशय है, ठीक है, ये पूरा नीचे गर्भाशय है, तो गर्भाशय का जो चौड़ा हिस्सा है वो फंडस कहलाता है। गर्भाशय बुक्ल या फंडस जो चौड़ा हिस्सा है। इस्थमस एक्चुअली ये दोनों ट्यूब जहां पर आके बीच में जुड़ते हैं, इस कनेक्टिव को, इस जोड़ को हम इस्थमस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आइए तो हम गर्भाशय की बात कर रहे थे। ये गर्भाशय है। गर्भाशय में कई स्तर होते हैं। गर्भाशय की दीवार 3 स्तरों की बनी हुई है। गर्भाशय की जो सबसे अंतः स्तर है, सबसे अंदर की स्तर है, ये म्यूकस की बनी हुई है, श्लेष्म की बनी हुई है। और ये बच्चे का जो पालन पोषण करते हैं जब भ्रूण का, तो उनको पर्याप्त मात्रा में पोषण प्रदान करता है। उसके बाद जो दूसरा स्तर है वो होता है पेशी स्तर। ठीक है, और पेशी स्तर इसको हम एंडोमेट्रियम भी कहते हैं, एंडोमेट्रियम। ठीक है, और बाहर का जो स्तर है उसे हम कहते हैं पेरीमेट्रियम या परिगर्भाशय, जो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। तो सबसे अंदर का लेयर म्यूकस या श्लेष्म का, बीच का लेयर पेशी स्तर है जो पेशियों का बना हुआ है, और सबसे बाहर का स्तर परिगर्भाशय, ये जो है कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। तो ये जो अंदर का स्तर है, जैसा मैंने कहा, ये तो पोषण प्रदान करने में मदद करता है भ्रूण को। और बीच का जो पेशी स्तर है, ये भ्रूण के विकास के साथ साथ फैलते जाता है। तो गर्भाशय सामान्य अवस्था में छोटा सा होता है, और जब उसमें भ्रूण का विकास होने लगता है तो गर्भाशय फैल करके इतनी बड़ी हो जाती है। और जब बच्चे का जन्म होना रहता है तो यही पेशी स्तर वापस संकुचित करके बच्चे को बाहर की ओर धकेलता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के उपस्थिति में। तो बाहर की ओर धकेलता है तो बच्चा योनि द्वार की तरफ पुश होता है, ऐसे निकलता है, योनि द्वार से बाहर आता है, जिसको बच्चे का जन्म कहते हैं। नीचे की ओर अगर आप आएंगे तो ये योनि द्वार है यहाँ पर, और इसमें एक ट्यूब जैसा है जिसको हम योनि कहते हैं। ठीक है, और योनि और गर्भाशय के बीच में ये एक जंक्शन है, एक जोड़ है, जिसको अपन सर्विक्स कहते हैं, ग्रीवा नाल सर्विक्स, जो गर्भाशय को और योनि को जोड़ता है आपस में, उसे हम ग्रीवा कहते हैं। ठीक है, और इसी में कैंसर होता है महिलाओं को। एक तो ब्रेस्ट कैंसर होता है यानी स्तन कैंसर होता है, और दूसरा होता है गर्भाशय कैंसर। तो गर्भाशय का कैंसर एक्चुअली इसी सर्वाइकल रीजन में होता है, इसी गर्भाशय नाल में, यहाँ पर ग्रीवा नाल में होता है, और नीचे की ओर योनि होता है। तो इसी योनि में प्रवेश करके जो शिश्न है यहीं पर अपने सारे शुक्राणुओं को, वीर्य को छोड़ता है, जिसको इंसेमिनेशन कहते हैं। और फिर यहां से शुक्राणु चलते 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 ये दोनों तरफ जाते हैं। बहुत लंबा सफर तय करना होता है बिना खाए के। और अगर उनकी भेंट यहां पर या यहां पर किसी अंडाणु से हुआ, तब तो वो निषेचित कर पाएगा, अन्यथा निषेचित नहीं कर पाएगा। तो पूरे जीवन काल में जो है, हर बार जब भी पुरुष जो है अपने शुक्राणु छोड़ता है तो वो 100 करोड़ तक शुक्राणु छोड़ देता है एक बार में। तो जीवन भर में वो पता नहीं कितने शुक्राणु छोड़ता है, कोई निश्चित गिनती नहीं है। ठीक है, अब उनमें से कितने शुक्राणु भाग्यशाली रहते हैं? सिर्फ उतने ही जितने उनके बच्चे हुए, जितने उनके बच्चे हुए, जितने बार वो फर्टिलाइज हुई, सिर्फ उतने ही शुक्राणु भाग्यशाली रहे जिनको अंडाणु की भेंट हुई और अंडाणु को निषेचित कर पाए। क्योंकि भेंट होते समय अगर अंडाणु से भेंट भी हो जाती है तो बहुत सारे शुक्राणुओं से एक साथ भेंट होती है, मतलब 10,000 15,000 शुक्राणु वहां तक पहुंचते हैं, बाकी रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं। तो एक अंडाणु के साथ 10-15 शुक्राणु, 10-15 हजार शुक्राणु जुड़ जाते हैं, कम से कम 10,000 शुक्राणु जुड़ जाते हैं। लेकिन उनमें से किसी एक के लिए वो रास्ता देती है और वही प्रवेश करके निषेचित करता है। तो सिर्फ वही शुक्राणु भाग्यशाली रहा। तो 1, 2, 3 जितने बच्चे हुए उस महिला के, उस पिता के, दोनों के, तो उसमें उतने ही शुक्राणु भाग्यशाली रहे जितने बच्चे रहे और उनको भेंट हुई। ठीक है, तो कुल मिला के ये पूरी संरचना है जिसमें अंडाशय है और ये झालरदार कीप है जिसको फैब्रिकेटेड फेनल कहते हैं, और ये फैलोपियन ट्यूब है, और इसमें शुरू में ये एम्पुला है जो खुली हुई भाग है, फिर जो संकीर्ण भाग है ये जोड़ जो है स्थमस है, और ये चौड़ा भाग फंडस है। नीचे आएंगे तो ग्रीवा नाल है यानी सर्विक्स है, जो अंडाशय, ये गर्भाशय और योनि द्वार का, योनि का ज्वाइंट है, और नीचे योनि है।
जिसमें जो है शिश्न में प्रवेश करके अपने शुक्राणु छोड़ता है। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय यानी ओवरी के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट होती है, जिसको फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। एक गर्भाशय होता है जिसको यूटेरस या वोम्ब भी कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा जिसको सर्विक्स कहते हैं, ठीक है, सर्विक्स यहीं पर कैंसर होता है। तथा एक योनि वेजाइना नीचे और एक बाह्य जनन छिद्र एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। तो बाहर का जो जनन छिद्र है या ये जो स्त्री है, इसका बाहर से जनन तंत्र जैसा दिखाई देता है, उस पूरे एरिया को अपन वल्वा कहते हैं, वल्वा, ठीक है, भग वल्वा, पूरे बाहर की दृष्टि को, जिसमें मूत्र मार्ग भी योनि मार्ग भी सब कुछ होता है, तो बाहर से जैसा दिखता है वो वल्वा कहलाता है। जो श्रोणि क्षेत्र में होते हैं, श्रोणि का मतलब होता है कमर, ध्यान से। जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़े स्तन ग्रंथियों यानी मेमरी ग्लैंड के साथ साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप में संयोजित होते हैं। देखिए माता में जो स्तन ग्रंथि है ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है, क्योंकि जब बच्चा बाहर आता है यानी जन्म लेता है तो अगले 3-4 महीने तक वो सिर्फ मां के दूध पर ही निर्भर करता है, ठीक है। अब किसी का दूध ही नहीं आता है तो बाहर से उनको दूसरे आर्टिफिशियल मिल्क पिलाया जाता है, अलग बात है, नहीं तो मां का दूध 4 महीने तक पिलाना चाहिए, कम से कम, मतलब सिर्फ मां का दूध में बोल रहा हूं। वैसे तो बच्चे को 2 साल 3 साल तक आप मां का दूध पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया रहेगा, लेकिन 4 महीने तक सिर्फ मां का दूध, इवन उसको पानी की भी जरूरत नहीं है। अगर मां का दूध पर्याप्त आ रहा है तो उसी से उसके पानी की पूर्ति भी हो जाती है और खाने की पूर्ति भी हो जाती है 4 महीने, और 4 महीने के बाद फिर उसको बाह्य खाद्य पदार्थ देने की आवश्यकता है। लेकिन अगर मां का दूध पर्याप्त नहीं है तो फिर आपको बाहर की चीजें देनी पड़ेगी, जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग, निषेचन, समगर्भता, शिशु जन्म तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रिया में सहायता मिलती है, मतलब स्तन ग्रंथि की सहायता से, ठीक है। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो स्त्री युग्मक, अंडाणु, ओवम और कई स्टेरॉइड हार्मोन अंडाशयी हार्मोन उत्पन्न करते हैं। देखिए अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है? 2 मुख्य कार्य है। पहला कि वो अंडाणु का निर्माण करता है जो आगे चलकर निषेचित होती है और भ्रूण बनती है, ठीक है। दूसरा कार्य होता है ये मादा हार्मोन्स का विस्रावण करती है जो स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं। हार्मोन्स प्रोटीन के बने हो सकते हैं, स्टेरॉइड के बने हो सकते हैं, अमीनो एसिड के बने हो सकते हैं। तो स्टेरॉइड प्रकृति के हार्मोन होते हैं, जो मतलब स्टेरॉइड का मतलब कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रकृति के, फैट जैसी प्रकृति के। और इसमें 2 हार्मोन मुख्य होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अंडोत्सर्ग से पहले देखिए, अंडाणु के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं। अंडाणु जब बनती है इसमें अंडाशय के अंदर, तो वो कोशिकाओं के समूह के साथ बनती है, मतलब कोशिकाओं का समूह होता है उसके बीच में बनती है। उस पूरे समूह को अपन ग्राफिन फॉलिकल कहते हैं, ग्राफिन पुटिका, उसके अंदर अंडाणु बनती है। तो अंडाणु का वहां से निकलना, जिसको अपन अंडोत्सर्ग कहते हैं, उससे पहले वो एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करती है, वो ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है। मतलब अंडाणु बनती है और बनते बनते में वो एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित कर रही है। और अंडाणु के निकलने के बाद यानी अंडोत्सर्ग के बाद वो जो ग्राफिन फॉलिकल है टूट फूट जाती है और रिपेयर होती है थोड़ी सी, उसके बाद उसको कार्पस ल्यूटियम में बदल के प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। मतलब पहले एस्ट्रोजन और अंडोत्सर्ग के पास कार्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन मादा के लैंगिक व्यवहार को और लैंगिक गुणों को कंट्रोल करती है। लैंगिक व्यवहार कहने का मतलब है कि विपरीत लिंग के प्रति उसका आकर्षण है, उसमें जो है मैथुन करने की जो इच्छा है उसको, और साथ में मादा के लैंगिक गुण, जो मादा में लैंगिक गुण है, द्वितीयक लैंगिक गुण, जैसे कि स्तन ग्रंथि का विकसित होना, शरीर का मुलायम हो जाना, आवाज का पतला हो जाना, दाढ़ी मूंछ का नहीं आना, इन सब गुणों को भी एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। और थोड़ा ये यूट्रस को, गर्भाशय को तैयार करता है गर्भ धारण करने के लिए, एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरॉन का मुख्य कार्य है गर्भाशय को गर्भ धारण के लिए पूरी तरह से तैयार करना, और अगर गर्भ धारण हुआ तो 9 महीने तक उसको उसी कंडीशन में रखना जिससे गर्भ जो है वो टिके रहे और विकसित हो जाए। ये काम प्रोजेस्टेरॉन का है।
तो जो अंडाशय है इसने दो मुख्य हार्मोन स्रावित किए, एक तो एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन, और दोनों ही ग्राफिन फॉलिकल सीक्रेट करता है। अंडोत्सर्ग से पहले एस्ट्रोजन और अंडोत्सर्ग के बाद प्रोजेस्टेरोन जो कार्पस लुटियम नाम से सीक्रेट करता है। ठीक है, उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होते हैं। तो अंडाशय कहां पर होते हैं? ये उदर में थोड़ा निचले हिस्से में स्थित होते हैं, दोनों तरफ। ठीक है, प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है और श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायु के द्वारा जुड़ी होती है। मतलब क्या है कि उदर गुहा की जो दीवार है उससे जुड़ी हुई है स्नायु के द्वारा, और गर्भाशय से भी थोड़ी जुड़ी हुई है। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला एपिथेलियम से ढकी होती है जो अंडाशय पीठिका ओवियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है, और यह पीठिका दो क्षेत्रों में परिधि वल्कुट पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक आंतरिक मध्यांश यानी मेडुला में विभाजित रहती है। देखिए यहां पर गर्भाशय का की संरचना नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा सा बता दूंगा आपको। ठीक है, देखिए सॉरी अंडाशय की संरचना, जैसे ये अंडाशय है, ठीक है, अंडाशय है, तो इसके अंदर की तरफ ना एक स्तर होती है कोशिकाओं की, इसी को जनन स्तर कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। यही ग्राफिन फॉलिकल का निर्माण करती है, अंडाणु का निर्माण करती है। अंदर में जो मैट्रिक्स है इसका, उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, जो दो भाग में बटा हुआ है। केंद्र की तरफ जो है ये मेडुला या मज्जा है, जिसको अपन ठीक है, इसको आगे मैं बताता हूं आपको, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। मज्जा या मेडुला कहते हैं, और किनारे की तरफ ये कॉर्टेक्स है यानी वल्कुट है, ये दो भाग में बटा हुआ है। तो यहीं पर जो है ऐसे ग्राफिन फॉलिकल्स का निर्माण होते चले जाता है। एक्चुअली निर्माण तो बहुत पहले से हो चुका रहता है। जब किसी लड़की का जन्म होता है, अपना जन्म लेती है जब लड़की, उससे पहले ही उसके अंडाशय में ये ग्राफिन फॉलिकल्स बन चुके रहते हैं। बाद में उनमें से अधिकांश नष्ट हो जाते हैं और जो बचते हैं वही परिपक्व होते हैं हर महीने बड़ी होने के बाद। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि अंडाशय के अंदर पीठिका, पीठिका मतलब उसका स्ट्रोमा मैट्रिक्स होता है, और ये दो भाग में है। किनारे किनारे की तरफ परिधि भाग में वल्कुट है जिसको अपन कॉर्टेक्स कहते हैं, और बीच के वाले भाग में मध्यांश या मेडुला यानी मज्जा होता है। तो ये देखिए, इसी को मध्यांश या मेडुला कह रहा है, और किनारे किनारे साइड में जो है उसको कॉर्टेक्स कह रहा है। अंडवाहिनियां यानी डिंबवाहिनी नलिका या फेलोपियन नलिका गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती हैं। देखिए जो डिंबवाहिनी नलिका है, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको दिखाया है कि दोनों तरफ से ऐसे नलिका आके बीच में जुड़ जाती है, नीचे बनती है गर्भाशय, उसके नीचे योनि। तो अंडाशय तो मुख्य भाग हुई जो अंडाणु बनाती है, लेकिन अंडाणु शुक्राणुओं के मिलन की व्यवस्था और साथ में गर्भ के विकास की व्यवस्था भी तो आपको करनी है। तो ये सारे अंग जो है यानी कि डिंबवाहिनी नलिका, गर्भाशय, योनि, ये सभी इन सब कामों में उनकी सहायता करते हैं। मतलब ये सब काम वो करके देते हैं कि अंडाणु शुक्राणु का मिलन और गर्भ का धारण करना, ये सब करते हैं। प्रत्येक डिंबवाहिनी नलिका लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। आपने जो डिंबवाहिनी नलिका देखा ना, ऐसे करके ऐसे गई थी, है ना, इधर से भी आई थी, तो इनकी लंबाई की बात कर रहे हैं। इनकी लंबाई जो है ये 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। तो गर्भाशय तक पहुंचते पहुंचते 10-12 सेंटीमीटर है। अंडाशय के ठीक पास डिंबवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जिसे कीपक या इन्फंडिबुलम कहते हैं। तो मैंने बताया था इसे कीप जैसा है, जिसको फिंड्रिकेटेड फनल कह रहे थे या इन्फंडिबुलम भी कहते हैं। इन्फंडिबुलम का मतलब भी चाड़ी या कीप होता है, फनल होता है। तो उसका मुंह नीचे साइड पे खुला हुआ है और ऐसे झालर लगे हुए हैं, इसलिए उसको झालरदार कहते हैं या फिंड्रिकेटेड भी कहते हैं। इस कीपक के किनारे अंगुली सदृश प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे निकले होते हैं अंगुली जैसे, जिसे झालर या फिंब्री कहते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि फिंब्रिकेटेड फनल कहते हैं, झालरदार कीप कहते हैं, जो अंडाणु को पकड़ के अंदर लेने में मदद करते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये झालर सहायक होते हैं।
ठीक है, तो एक बार फिर से आपको दिखाता हूं। देखिए कि ये जो झालर है, यहां पर सबसे पहले आप समझिए कि अंडाणु को अंडाशय जो है ये ऐसे सीलोम में यानी देह गुहा में छोड़ देती है। इसीलिए हमारे जो अंडाणु है वो देह गुही अंडाणु या सिलोमिक ओवम कहलाते हैं, सिलोमिक एग कहलाते हैं। फिर ये झालरदार कीप जो है इनको पकड़ के अंदर की ओर लेके आता है और आगे बढ़ाते हैं। तो आगे कैसे बढ़ती है पता है? इनकी दीवार में यहां पर सीलिया पाए जाते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम, जो ऐसे ऐसे करके अंडाणु को आगे बढ़ाती है और अंडाणु लुढ़कते लुढ़कते आगे बढ़ते बढ़ते पहुंचती है वहां तक। कीपक आगे चल के अंडवाहिनी के चौड़े भाग में खुलता है जिसे एम्पुला या तुम्बिका कहते हैं। यही पर निषेचन होता है। अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकीर्ण पथ स्थमस में एक सक्रिय अवकाशिका ल्यूमेन होती है जो गर्भाशय को जोड़ती है। तो दोनों साइड में नली आके जहां पर जुड़ती है वो स्थमस है। फिर नीचे आएंगे तो गर्भाशय का मुख्य भाग वो कहलाता है फंडस। ठीक है, गर्भाशय का मुख्य भाग फंडस। गर्भाशय एक होती है और इसे बच्चा रानिया या वोम्ब भी कहते हैं। ये तो मैंने पहले ही बताया, यूटेरस है ना। गर्भाशय का आकार उल्टी लिखी गई नाशपाती जैसे होती है, मतलब नीचे से सक्रिय और ऊपर से फैली हुई गर्भाशय, क्योंकि वहीं पर बच्चे का जन्म हुआ। नीचे सक्रिय क्योंकि वहां पर शिश्न का प्रवेश होना है, तो वो सक्रिय वाली भाग है योनि। यह श्रोणि भित्ति से स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय जो है दीवार से जुड़ा हुआ है स्नायुओं के द्वारा, लिगामेंट्स के द्वारा। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल या सर्वाइकल केनाल कहते हैं। मतलब ऐसे करके यूट्रस जो है नीचे की ओर आके योनि से जुड़ती है। ठीक है, तो दोनों के ज्वाइंट को अपन सर्विक्स कहते हैं। इसके ऊपर ये नलिका सर्वाइकल नलिका है, नीचे वेजाइनल नलिका है। योनि नाल है और ऊपर गर्भाशय नाल है। दोनों के ज्वाइंट को हम कहते हैं सर्विक्स। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल कहते हैं, जो योनि के साथ मिलकर जन्म नाल या बर्थ के नाल की रचना करता है। तो नीचे योनि है, सभी वहीं से बच्चा जन्म देता है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। मैंने आपको बताया कि गर्भाशय की दीवार जो है 3 परत की बनी है। सबसे अंदर अंतः, फिर मध्य और फिर बाहर का स्तर। तो मध्य स्तर पेशियों का बना हुआ, क्योंकि पेशियां फैलती हैं। अंदर का स्तर म्यूकस का और बाहर का स्तर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ। तो 3 स्तर है। सबसे बाहरी झिल्लीमय स्तर को परिगर्भाशय या पेरीमेट्रियम कहते हैं। सबसे बाहर पेरीमेट्रियम या परिगर्भाशय। मध्य की मोटी चिकनी पेशी स्तर को गर्भाशय पेशी स्तर या मायोमेट्रियम। देखिए, चिकनी पेशी का मतलब क्या हुआ? स्मूथ मसल का मतलब हुआ अनैच्छिक पेशी, जो हमारी इच्छा के अनुसार फैलता सिकुड़ता नहीं है, बल्कि जरूरत के हिसाब से अपने आप फैलता सिकुड़ता है। तो जब गर्भ धारण होता है महिला में, तो ये गर्भ के विकास के साथ साथ फैलते चले जाता है, और फिर जब गर्भ पूरा विकसित हो जाता है तो फिर सिकुड़ करके उसको दबाता है बच्चे को, तो बच्चा बाहर आता है। ये सब हार्मोनल प्रक्रियाएं हैं, बताऊंगा इनको। और आंतरिक ग्रंथि स्थल, जिसको गर्भाशय अंतः स्थल या एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो गर्भाशय गुहा को आस्तारित करती है। तो सबसे अंदर का स्तर है ये। और इसको ग्रंथिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे गर्भ जुड़ा होता है, और गर्भ जो है इसी से अपने पोषक पदार्थ को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, यानी इसी से प्लेसेंटा के द्वारा आगे जुड़ता है। मतलब ये कहना है अपरा के द्वारा। आर्तो चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंतः स्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जबकि गर्भाशय पे स्थित स्तर में प्रसव के समय काफी तेज संकुचन होता है। अब क्या लिखा समझ लीजिए। गर्भाशय की जो सबसे अंदर की स्तर है, ये 1 महीने में हर महीने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कह देने से आपको लगता है कि वो 4-5 दिन ही मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसमें ब्लीडिंग होता है। नहीं, एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब पूरे महीने का साइकिल, क्योंकि पूरे महीने जो है उस स्त्री के शरीर में, गर्भाशय में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। उस पूरे 28 दिन 30 दिन का एक साइकिल होता है जिसको अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं।
तो उस पूरे 1 महीने में गर्भाशय की दीवार को थोड़ी मोटी की जाती है ताकि गर्भधारण हो तो अच्छे से चिपक सके, बढ़िया से पोषण मिल सके। इसके लिए गर्भाशय की दीवार को मोटी करते हैं। लेकिन अगर गर्भधारण नहीं होती तो यही जो मोटाई बढ़ाया है हमने, वही टूट टूट करके ब्लड के साथ, रक्त के साथ बाहर आने लगता है वेजाइना के रास्ते से। उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल आप कहते हो, आर्तव चक्र। तो पूरे महीने गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है उसकी मोटाई का बढ़ना, टूटना, फिर अगले महीने बढ़ना, फिर टूटना, ये चलते रहता है जब तक गर्भधारण नहीं होता। और अगर गर्भधारण हुआ तो जो मोटाई बना हुआ है अगले 9 महीने तक बना रहेगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा। वही गर्भधारण की सूचना होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना। ठीक है। और क्या लिखा है कि गर्भाशय के पेशी स्तर में प्रसव के दौरान काफी तेज संकुचन होता है। ये तो मैंने पहले ही बता चुका कि पेशियां ऐसे फैल गई हैं और जब गर्भ को बाहर निकालना है तो ये दबती हैं ऐसे, और दब करके भ्रूण को नीचे की ओर दबाती हैं। तो नीचे दबाती है तो भ्रूण ऐसे योनि के रास्ते से बाहर आ जाता है, जो शिशु है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, उसी को जन्म कहते हैं। स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत जघन शैल यानी मॉन्स प्यूबिस। अब ये क्या चीज है पता है? जैसे कि स्त्री के ये 2 पैर हैं और यहाँ पर मूत्र मार्ग है, यहाँ पर योनि मार्ग है। तो ये वाला जो हिस्सा है ऊपर, मतलब ये नाभि से थोड़ा नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा मॉन्स प्यूबिस कहलाता है, जो थोड़ा सा गद्देदार होता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा फैट का भी लेयर होता है। बृहद भगोष्ठ लेबिया मेजोरा और लघु भगोष्ठ यानी लेबिया माइनोरा। तो ऐसे आके बीच में ऐसे जुड़े हुए 2 फोल्ड दिखेंगे, ऐसे लाइन दिखती है, ऐसे कटी हुई लाइन है ना। तो ये जो 2 फोल्ड ऐसे जुड़े हुए हैं, इनमें हर एक में ऐसे 2 फोल्ड है, हर एक में 2, ऊपर का लेबिया मेजोरा और नीचे का लेबिया माइनोरा, और ऐसे दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं, एक इधर से और एक इधर से आके ऐसे जुड़े हुए हैं। और उसी में 2 छिद्र आपको दिखेंगे और उसी में आपको भग भी दिखेगा, क्लाइटोरिस, जिसको छूने से बहुत ज्यादा संवेदना होती है स्त्री को। तो लघु भगोष्ठ और बृहद भगोष्ठ, ये मैंने आपको बताया कि 2 लेयर है। योनियाक्षद हाइमेन। अब देखिए, ये जो योनि द्वार होता है, जैसे कि ये योनि द्वार है यहाँ पर, ठीक है, इसी में शिश्न का प्रवेश होना है हमें। तो थोड़े अंदर जाकर के यहाँ पर एक झिल्ली होती है, उसी झिल्ली को हाइमेन या योनियाक्षद कहते हैं। उस झिल्ली के बीच में एक छोटा सा छेद होता है, और जब तक इस लड़की का किसी के साथ मैथुन नहीं होता है या योनि में कोई चीज प्रवेश नहीं होता है, तब तक ये हाइमन झिल्ली बनी रहती है ज्यादातर अवस्था में। हालांकि खेलने कूदने उछल कूद करने से भी टूट सकती है ये झिल्ली, ठीक है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि लड़की के कुंवारेपन का, वर्जिनिटी का संकेत है। अगर ये नहीं टूटी है इसका मतलब कि वो लड़की कुंवारी है। लेकिन अगर टूट गई है तो इसका ये 100% मतलब नहीं है कि कुंवारी नहीं है। हो सकता है बहुत ज्यादा खेलने कूदने वाली लड़की है, उछल कूद साइकिलिंग करने वाली लड़की है, तो भी टूट सकती है। तो अब कहने वाली बात यह है कि ये हाइमन क्यों दिया गया? भाई लड़कियों में कुंवारीपन का ये लक्षण है, क्या लड़कों में है? कोई नहीं है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा तो अन्याय है ना? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो स्त्री है, नारी है, वो जन्म करता है, वो जन्म देती है, सृष्टि का पूरा निर्माण उसे ही किया है। तो उसके योनि द्वार के अंदर की जो संरचना है वो बहुत संवेदी है, और बचपन से जवानी के आते आते तक उसमें कीटाणु, विषाणु, जीवाणुओं के अटैक होने का खतरा रहता है। और जब तक वो उनसे लड़ने में सक्षम नहीं हो जाती है तब तक ये हाइमन मेम्ब्रेन उसकी सुरक्षा करती है। मतलब जब तक हाइमन मेम्ब्रेन है तब तक उसके योनि में किसी प्रकार का इंफेक्शन नहीं हो सकता, और इसीलिए विवाह के बाद ही इसको तोड़ने की अनुमति दी जाती है समाज के द्वारा, क्योंकि तब तक वो विकसित हो चुकी है और उसकी इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है, तो वो लड़ सकती है। मतलब ये एक एक्स्ट्रा सुरक्षात्मक स्तर दिया गया है ईश्वर के द्वारा, जो पुरुषों को नहीं मिला है। इसलिए इसको उल्टा समझने की बजाय इसको आप समझिए कि ईश्वर ने जो भी काम किया है वो हमेशा उन्होंने न्याय करके किया है, कभी भी अन्याय किसी के साथ नहीं किया उन्होंने। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। योनियाक्षद हाइमेन है, और भगशेष यानी कि क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये पुरुष के
शिश्न के समजात होता है। पुरुष का शिश्न और इसके आकार में बहुत अंतर है। इसका जो ये है भक्षेप जो है वो बहुत छोटे आकार का होता है, एक छोटा सा शिश्न है, लेकिन उसमें भी उसी तरह की उत्तेजना और उसी तरह का हार्डनेस आता है जब स्त्री उत्तेजित होती है। और उसी को जब शिश्न ऐसे ऐसे रगड़ता है तो उसको प्लेजर फील होता है, उसको आनंद आता है, उसी से होता है। ठीक है, तो वो स्त्री में पाए जाने वाली शिश्न का समजात अंग है। जघन शैल यानी कि मॉन्स प्यूबिस यानी कि ये नाभि के नीचे वाला हिस्सा वसामय ऊतकों से बनी एक गद्दी सी होती है जो त्वचा और जघन बालों से ढकी होती है। प्यूबिक हेयर्स कहते हैं उसको, वहां पर पूरा हेयर्स, तो ये हिस्सा तो पुरुषों में भी है ना, वहां पर भी हेयर्स होते हैं, लेकिन पुरुषों का जो मॉन्स प्यूबिस वाला एरिया है वो उतना मुलायम नहीं है जितना स्त्री का होता है। ठीक है, उसके कारण से, क्योंकि वहां पर वसा का है। बृहद भागोष्ठ ऊतकों का मांसल वलन फोल्ड है जो जघन सेल से नीचे तक फैली होती है और योनि द्वार को घेरे रहती है। और लघु भागोष्ठ ऊतकों का एक जोड़ा वलन है और यह बृहद भागोष्ठ के नीचे स्थित होता है। तो मैंने पहले ही बताया कि ऐसे दो लेयर जुड़े हैं, तो ये हर एक जो है ऐसे दो लेयर का है, ऊपर वाला बृहद नीचे वाला लघु है ना, ऐसा है भागोष्ठ। योनि का द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली जिसे योनि अक्षर यानी हाइमेन कहते हैं से आंशिक रूप से ढकी होती है। तो आंशिक रूप से क्यों कह रहा है, क्योंकि वहां पर एक छेद होता है जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल बाहर आता है, क्योंकि अगर वो छेद नहीं रहेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बाहर कैसे आएगा। कई लड़कियों में होता है समस्या, तो छेद नहीं बना रहता तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बाहर ही नहीं आ पाता। डॉक्टर को दिखाने से देखती है तो पता चलता है कि प्रॉब्लम है, तो उसमें एक छेद कर दिया जाता है, तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल बाहर आने लगता है। वैसे तो ये ज्यादातर कंडीशन में छेद पहले से होता है, और जब पहली बार उसके योनि में शिश्न का प्रवेश होता है तो उस समय ये जो योनि अक्षर है, हाइमन है, वो टूट जाता है। ठीक है, भक्षेप एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना है, यानी कि ये शिश्न जैसा ना, क्लाइटोरिस, जो मूत्र मार्ग के ऊपर दो बृहद भागोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। मतलब जैसे ये मूत्र मार्ग है, ये योनि मार्ग है, तो यहां पर भक्षेप है, यहां पर ऊपरी भाग में भक्षेप है ना। योनियाक्षर प्रायः पहले मैथुन के दौरान फट जाता है, संभोग के दौरान। मैथुन मतलब योनि में प्रवेश कर रहा है। हालांकि यह आवरण कभी कभी तेज धक्के या अचानक गिरने से भी फट सकता है, साइकिलिंग करने से, कूदने से, उछलने से ये टूट सकता है। इसके अलावा योनि टेम्पॉन को घुसेड़ने पर या फिर घोड़े पर चढ़ने या साइकिलिंग चलाने आदि खेलकूद की सक्रिय भागीदारी से भी फट सकता है। अब ये बाकी चीज तो समझते हैं, टेम्पॉन क्या है ये नहीं समझ पा रहे हो आप, मैं बता देता हूं। देखिए, इसका प्रयोग लगभग नहीं के बराबर होता है, लेकिन फिर भी एक चीज होता है। क्या चीज होता है, ये कॉटन का बना हुआ ऐसे लंबा एक ऐसे मतलब बॉल टाइप का होता है, ऐसे लंबा अंडाकार एक बॉल होता है। तो महिलाएं क्या करती हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो इसको योनि के अंदर प्रवेश करा देते हैं। तो कॉटन जो है योनि के अंदर से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल की रक्त को अवशोषित करके रखे रहती है। हालांकि आजकल तो ये जो पैड होते हैं, विस्पर है, ये सब है, ये पैड के इस्तेमाल करती है महिलाएं। वो आसान भी होता है और इस्तेमाल करने में सुरक्षित भी होता है, तो उसका इस्तेमाल करती है। सिंपल वो योनि के ऊपर ऐसे लगा दिया जाता है जिससे आप अवशोषित करते रहता है। लेकिन टेम्पॉन का मतलब अंदर घुसाने वाला, जिसका प्रयोग करने की अनुमति भारत में नहीं है ज्यादातर महिलाओं को, मतलब घर में लड़कियों को। अगर किसी ने उस टेम्पॉन को ज्यादा घुसेड़ दिया तो भी वो हाइमन मेम्ब्रेन फट सकता है, इसलिए उसका प्रयोग वर्जित है, नहीं करते हैं यहाँ पर। कुछ औरतों को योनाक्षर संभोग के बाद भी बना रहता है। अब ये क्यों कारण है बताइए। देखिए क्या होता है कि जब पहली बार किसी महिला का किसी पुरुष के साथ संभोग होता है और वो इस कार्य में पहली बार ही कर रहे हैं, तो होता क्या है कि पुरुष को इसका अधिक ज्ञान नहीं होता है, तो वो अपने शिश्न को योनि में ठीक से प्रवेश नहीं कर पाता है, ठीक से वो अंदर प्रवेश नहीं हो पाता है शिश्न, और उससे पहले ही उसका स्खलन हो जाता है। तो उससे क्या होता है, उनको लगता तो है कि उन्होंने थोड़ा सा संभोग किया है, लेकिन असल में शिश्न का ठीक ढंग से प्रविष्ट नहीं हो पाने कारण से हाइमन झिल्ली नहीं फट पाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि चूंकि हाइमन झिल्ली के बीच में एक छिद्र है, तो
तो वो छिद्र ऐसे लचीली टाइप की होती है, तो वो ऐसे फैल भी जाती है, ऐसे ऐसे शिश्न के प्रवेश करने से छिद्र थोड़ी फैल भी जाती है। तो अब ये हाइमेन मेम्ब्रेन बचा रहेगा और फिर से उसकी टूट जाएगी, तो हाइमेन बचे हुई है अभी, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कई कारणों से ऐसा होता है कि संभोग के बाद भी हाइमेन मेम्ब्रेन योनियाक्षत बची रहती है। इससे योनियाक्षत के होने अथवा न होने की बात को किसी स्त्री के कौमार्य यानी वर्जिनिटी या यौन अनुभव का वास्तविक सूचक नहीं माना जाना चाहिए। जैसे कि ज्यादातर पुरुष लोग क्या करते हैं, हाइमेन मेम्ब्रेन है का मतलब वो लड़की कुंवारी है ये मान लेते हैं, और नहीं है का मतलब उस लड़की का किसी के साथ यौन संबंध हो चुका है ये मान लेते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये कुछ हद तक तो सही है, लेकिन हमेशा सही नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि टूटने और बने रहने दोनों में अलग अलग कंडीशन है। बिना संभोग किए भी टूट रहा है और संभोग करने के बाद भी बचा हुआ है, तो इसलिए आप 100% नहीं कह सकते कि ये सही है। ठीक है, आगे भी पढ़ते हैं, अभी थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ठीक है, कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। अब देखिए, अगर आप एक स्तन की संरचना देखें तो स्तन का ज्यादातर हिस्सा तो वसा से भरा होता है। स्तन का जो आकार है, किसी में स्तन का आकार छोटा और किसी में बड़ा होता है। तो ये स्तन के आकार में जो परिवर्तन है ये मुख्यतः वसा ऊतकों के कारण से है, क्योंकि स्तन के अंदर जो क्रियाशील भाग है जो दूध का निर्माण करता है, जिसको अपन जो है मिल्क प्रोड्यूसिंग लोब्यूल्स कहते हैं, हिंदी में बताता हूं। देखिए, स्तन पाली और स्तन कूपिका, देखिए ध्यान से, स्तन कूपिका क्या है, छोटे छोटे ये ग्रंथियां हैं और इनके जुड़ने से एक ग्रुप बन जाता है। इस ग्रुप को अपन स्तन पाली कहते हैं। ऐसे ऐसे 15-20 स्तन पालियां होती हैं और उनसे हर एक से ऐसे नलियां निकलती हैं जो आकर के निप्पल, जिसको चूचक कहते हैं, स्तन निप्पल यहां पर खुल जाते हैं। तो अलग अलग छिद्रों से खुलते हैं, तो उतने सारे छिद्र जो है स्तन ग्रंथि में पाए जाते हैं और बाकी जो भाग है वो वसा से भरा होता है। तो आजकल क्या है, जो सेलिब्रिटीज हैं उनमें स्तन ग्रंथि के आकार परिवर्तन के लिए सर्जरी कराने की प्रथा चल रही है, जो कि बहुत खतरनाक है। अगर किसी ने अपने बड़े आकार के स्तन को छोटे आकार में बदला तब तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंदर के टिश्यूज को निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर किसी ने छोटे आकार के स्तन को बड़े आकार में बदलने की कोशिश किया तो उसके अंदर सेलुलाइड भरा जाता है, एक केमिकल होता है, उसको भर दिया जाता है, जिससे स्तन बड़े आकार की हो जाती है। लेकिन वही चीज आगे चल के स्तन कैंसर का कारण बनती है। ज्यादातर स्त्रियों ने जिन्होंने ये सब किया है उनको स्तन कैंसर हुआ है और कई की तो मौत भी हो गई। और स्तन कैंसर हो तो पूरा काट के निकालना पड़ जाएगा अगर शुरुआती स्तर में है तो जो रहा सहा है वो भी खो देगी। इसलिए शारीरिक आकर्षण को बढ़ाने या घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार की प्राकृतिक संरचना का छेड़छाड़ ये बहुत घातक हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा वसा भरा हुआ है आजू बाजू में, इसी वसा के कारण से स्तन ग्रंथियों का आकार विशेषकर कम ज्यादा होता है। और यहाँ पर परशुका यानी पसली है, यानी इसके ठीक पीछे पसलियां और उनके बीच बीच में जो मसल्स होते हैं, इंटरकॉस्टल मसल, जिससे सांस लेना छोड़ना ये सब चलता है ना, ये है। तो तुम्बिका मतलब नलियां है ना, ध्यान रखेंगे, मतलब ये जो दूध को पहले इकट्ठा करते हैं, तुम्बिका मतलब एम्पुली, जिसमें दूध थोड़ी देर के लिए स्टोर होते हैं, और फिर नलियां हैं जिससे दूध की बाहर आती है बच्चे के चूसने के कारण से। तो जो टिप का भाग है इसको अपन चुचुक या स्तनाग्र या निप्पल कहते हैं, जिससे बच्चा दूध पीता है। ठीक है, तो ये संरचनाएं जो है जो स्तन ग्रंथि है उसका निर्माण भगवान ने दूध पिलाने के लिए किया है। उसका प्रयोग किसी और तरीके से आकर्षण बढ़ाने के लिए, इस तरह की चीजों के लिए नहीं करना चाहिए, नहीं तो घातक हो सकता है। स्तन ग्रंथियां युग्म संरचना है, मतलब दो होते हैं, जिसमें ग्रंथि ऊतक और विभिन्न मात्रा में वसा होते हैं। प्रत्येक स्तन की ग्रंथि ऊतक 15-20 स्तन पालियों यानी मेमोरी लोब्स में विभक्त होती है। तो स्तन पाली क्या क्या है, जैसे ये एक स्तन पाली है, ये एक स्तन पाली है, ये एक स्तन पाली है, ये पालियां हैं। ठीक है, इसमें कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं जिन्हें कुपिका कहते हैं। तो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कुपिका कहते हैं। कुपिकाओं की कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है, जो कुपिकाओं की गुहाओं अवकाशिका में एकत्र होती है। कुपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं,
प्रत्येक पानी की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी यानी मेमोरी डक्ट का निर्माण करती हैं और कई स्तन वाहिनियां मिलकर के एक बृहद स्तन तुंबिका बनाती है जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ी होती है। तो नलियां मिल करके आ रही हैं और एक तुंबिका बनाई गई है एम्पुली जिसमें दूध इकट्ठा होता है। फिर वहां से दुग्ध वाहिनियां लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है जो दूध को बाहर लेके आती है। ठीक है, तो ये जो स्तन ग्रंथियां हैं ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक बहुत ही विशिष्ट और स्पेशल संरचना है जो सिर्फ स्तनधारी प्राणियों को ही मिलता है। ठीक है, और इसलिए विशिष्ट है क्योंकि बच्चे के जन्म से पहले ही उसमें मिल्क बनना शुरू हो जाता है और बच्चे के पोषण की पूरी व्यवस्था पहले ही हो जाती है। तो आप सोचिए कि ईश्वर ने कितनी बढ़िया व्यवस्था करके दी है कि आप इसको इस्तेमाल करें और बच्चे का पालन पोषण करें। अब उसका प्रयोग किसी और काम में करना ये तो गलत है। ठीक है, अब है युग्मक जनन, मतलब अंडाणु शुक्राणु का निर्माण। अंडाणु का निर्माण माता के अंडाशय में होता है और शुक्राणु का निर्माण पुरुष के वृषण में होता है। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि कैसे इनका निर्माण होता है। प्राथमिक लैंगिकम पुरुषों में वृषण, स्त्रियों में अंडाशय। युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस विधि द्वारा क्रमशः नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु उत्पन्न करते हैं। वृषण में देखिए, यहां पर आप देखिए थोड़ा सा पहले, जो वृषण है उसका हमने संरचना देखा था कि बहुत सारे बालियों में विभाजित है और इसके अंदर शुक्र जनन नलिकाएं यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। तो अगर शुक्र जनन नलिका का एक टीएस काट के देखोगे आप, तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये शुक्राणु जन मतलब इस स्पर्मेटोगोनिया यहां पर पाए जाते हैं कोशिकाएं। ठीक है, ये कोशिकाएं पहले तो बहुत बार समसूत्री विभाजन करती हैं माइटोसिस, और उससे जो है और बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। तो स्पर्मेटोसाइट में दो होते हैं, पहला होता है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट यानी शुक्र कोशिका और द्वितीयक शुक्र कोशिका। तो थोड़ा ध्यान से समझिए कि जो प्राथमिक शुक्र कोशिका है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये द्विगुणित होता है। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन शुरू होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन दो फेज में, दो स्टेप में कंप्लीट होता है। अर्धसूत्री विभाजन 1 और 2। तो जब प्राथमिक शुक्र कोशिका में, जो कि अपने आप में द्विगुणित कोशिका है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है तो उससे दो कोशिकाएं बनती हैं, इससे दो कोशिकाएं बनती हैं और ये दो कोशिकाएं कहलाती हैं द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें मियोसिस 1 हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन 1। फिर इनमें होते हैं अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, जिससे ये 4 कोशिकाओं में विभाजित हो गए। और ये चारों कोशिकाएं जो है ये कहलाते हैं स्पर्मेटिड, शुक्राणु पूर्व यानी स्पर्मेटिड, शुक्राणु पूर्व स्पर्मेटिड, जो गति नहीं कर सकते। फिर धीरे धीरे ये शुक्राणु में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसकी संरचना यहां पर है। धीरे धीरे शुक्राणु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सबसे पहले शुक्राणु जन कोशिकाएं, जिनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ये भी द्विगुणित है। ये पहले समसूत्री विभाजन करती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं बनाती हैं। फिर उनमें से जो कोशिकाएं हैं प्राथमिक शुक्र कोशिका में बदल जाती हैं। इनमें जो कि डिप्लॉयड है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है। इस अर्धसूत्री विभाजन से एक कोशिका दो कोशिका में बदलती है, फिर 2 से 4 में बदलती है। तो पहले जो बनती है दो कोशिकाएं उनको द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं, फिर जो बनती हैं इनको अपन स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं कहते हैं। फिर ये शुक्राणु में बदल जाती है। तो शुक्राणु में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। और एक शुक्राणु की संरचना है। तो शुक्राणु की संरचना अभी मैं फिर से आपको बताऊंगा कि कैसे शुक्राणु है, उसकी संरचना मैं बताऊंगा आपको। तो ये जो शुक्राणु पूर्व कोशिका है और शुक्राणु है, इसमें मुख्य अंतर ये है कि ये कोशिका गतिशील नहीं है और ये कोशिका गतिशील है, मतलब शुक्राणु गतिशील है, ये होती है। अब देखिए वृषण में
अपरिपक्व नर जन्म कोशिकाएं यानी शुक्राणु जन्म यानी स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो स्पर्मेटोगोनिया, एक कोशिका है तो स्पर्मेटोगोनियम यानी एक वचन स्पर्मेटोगोनियम है एक कोशिका। तो ये जो कोशिकाएं हैं स्पर्मेटोगोनिया, ये शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन कहते हैं, जो कि किशोरावस्था के समय शुरू होती है। ध्यान समझिए कि पुरुष में किशोरावस्था 10, 11 साल, 12 साल की उम्र में शुरू होता है। उसी समय टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनते हैं और पुरुष जैसे लक्षण आने शुरू होते हैं और उनमें शुक्राणुओं का निर्माण यानी वीर्य का निर्माण भी शुरू होता है और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी शुरू होता है। तो सारे लक्षण 10, 11, 12 साल की उम्र में शुरू होता है। शुक्र जनन नलिकाएं, ये मैंने आपको कई बार बताया है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणु जन समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि पहले बहुत बार समसूत्री विभाजन होगा, एकदम से अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो जाएगा, पहले समसूत्री विभाजन होंगे कई बार, जिससे स्पर्मेटोगोनिया की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। क्योंकि आपको पता है ना कि करोड़ों की संख्या में शुक्राणु बनते हैं एक बार में, तो उतने सारे शुक्राणु बनाने के लिए आपको विभाजन बहुत बार करने पड़ रहे हैं। जो स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं हैं समसूत्री विभाजन द्वारा बहुत सारी कोशिकाएं बना रही हैं और ये शुक्राणुजन कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं और उनमें 46 गुणसूत्र होते हैं। ये तो आपको पता है द्विगुणित का मतलब क्या है। कुछ शुक्राणुजनों में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण होता है, जिससे प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिकाएं यानी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनती हैं। अब देखिए, एक्चुअली ये थोड़ा सा बनती नहीं कहते हैं, ठीक है, ये ठीक है। देखिए, स्पर्मेटोगोनिया जब अर्धसूत्री विभाजन शुरू करती है, पहले तो बहुत बड़ा समसूत्री विभाजन कर रही है, उसके संख्या बढ़ गई, उनको टाइप ए कहते हैं, और जब वो अर्धसूत्री विभाजन करना शुरू करी तो टाइप बी कहलाते हैं। अब ध्यान समझिए कि मान लो ये कोशिका अभी तक स्पर्मेटोगोनिया कहला रही थी क्योंकि ये अभी तक समसूत्री विभाजन कर रही थी, अब ये अर्धसूत्री विभाजन करना चाहती है, तब हम इसको प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका कहेंगे, क्योंकि अब ये अर्धसूत्री विभाजन करेगी। और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये 2 कोशिका में बदल गई। इन 2 कोशिकाओं को अपन द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट या द्वितीयक शुक्रजनक कोशिका कहते हैं। अब ये एक बार और विभाजन करेगी तो 4 कोशिकाएं बन जाएंगी और ये चारों कोशिकाएं कहलाएंगी स्पर्मेटिड यानी शुक्राणु पूर्व कोशिका। तो ये जो 2 बार विभाजन हुआ, एक बार 1 से 2 कोशिका बनी, फिर 2 से 4 कोशिका बनी, यानी विभाजन 2 बार हुआ, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन 2 बार में पूरी होती है। ये आप अर्धसूत्री विभाजन में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो मेरे चैनल में हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध है कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र, जो कक्षा 11वीं का चैप्टर है। आप ठीक से पढ़ लीजिए उसको और तब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। अभी आप इसको सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इसको बाद आपको कोशिका चक्र वाले चैप्टर को पढ़िए। और अगर आपने 11वीं के सारे चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो मेरा सजेशन तो ये है कि आप चैप्टर 1 से लेकर 22 तक जो हिंदी मीडियम में बन चुके हैं सारे कक्षा 11वीं के, आप उन सबको पढ़ लीजिए। और केमिस्ट्री का भी चैनल आपको पता होगा ना मेरा, केमिस्ट्री गुरु नीट टाइप करोगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा आपको। आप केमिस्ट्री में पढ़ना शुरू करें, 7 चैप्टर उसमें पढ़ा चुका हूं मैं 11th के हिंदी मीडियम में। इंग्लिश में तो अभी चालू नहीं किया हूँ, हिंदी में पढ़ा चुका हूँ 7 चैप्टर। आप वहां तक तो पढ़िए सामने अवस्था तक, फिर आगे भी पढ़ा रहा हूँ उसमें। और कुछ दिन बाद जब बायोलॉजी खत्म हो जाएगा ना 12वीं का, तो मैं फिजिक्स पढ़ाना शुरू करूंगा 12वीं के बाद, क्योंकि मेरे एक मित्र हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं लेकिन वो समय नहीं दे पा रहा है, तो मैं ही फिजिक्स पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे पास समय की कमी है इसलिए मैं भी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। लेकिन आप केमिस्ट्री तो पढ़िए जो पढ़ा रहा हूं मैं। तो स्पर्मेटोगोनिया में जब अर्धसूत्री चालू होता है तो उस समय उसको स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में विभाजन से 2 द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, फिर से विभाजन से 4 स्पर्मेटिड शुक्राणु कोशिकाएं। ये देखिए, तो जिसमें प्रथम अर्धसूत्रण विभाजन होता है वो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका यानी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहलाती है। और ये कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करते हुए 2 समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करते हैं, जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं।
मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, सूत्र विभाजन 1 कंप्लीट हुआ, 2 कोशिकाएं बनी, वे द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहलाते हैं। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अगुणित कोशिकाएं हैं सभी। आप ध्यान रखेंगे कि द्विगुणित कोशिका से अगुणित कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में ही पूरा हो जाता है। मतलब द्विगुणित से अगुणित हो जाता है प्रथम अर्धसूत्री, मतलब एक कोशिका से जो 2 कोशिका बनी वही अगुणित हो चुके हैं, फिर वहां से 4 कोशिका बनते वो भी अगुणित रहते हैं। इसको मैं पढ़ाया हूं ठीक से, आप पढ़ लेना वहां। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बराबर अगुणित शुक्राणु प्रशु यानी कि स्पर्मेटिड पैदा करते हैं। तो जब द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है तो स्पर्मेटिड बनते हैं और स्पर्मेटिड अगतिशील होते हैं, फिर वहां से शुक्राणु बनते हैं वो गतिशील होते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। तो शुक्राणु प्रशुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 23 रहेंगे। ठीक है, शुक्राणु प्रशु रूपांतरित होकर शुक्राणु यानी स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनाते हैं और इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन यानी स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। मैं अभी बताया था आपको कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित एम्बेडेड हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु जनक नलिकाओं से मोचित रिलीज होती है उस प्रक्रिया को वीरसेचन या स्पर्मिएशन कहते हैं। अब देखिए, जो शुक्राणु बन रहे हैं स्पर्मेटिड अवस्था में बने, उसके बाद शुक्राणु बनेंगे, तो स्पर्मेटिड अवस्था में ही उनको खा जाता है। कौन खा जाता है? सर्टोली कोशिका। क्यों खा जाता है? इसके पीछे 2 कारण है। खा जाने का मतलब अपने अंदर लेकर के उसके अंदर अपने अंदर रखता है। क्यों खा जाता है? खा जाती है कोशिका है, खा जाती है। क्यों खा जाती है? क्योंकि अगर स्पर्मेटिड को खुला छोड़ देंगे तो हमारा शरीर उसे असामान्य कोशिका समझती है, क्योंकि ये अगुणित कोशिकाएं हैं तो असामान्य कोशिका समझती है हमारा शरीर, और हमारा शरीर ऐसी किसी भी कोशिका को नष्ट करने की कोशिश करती है। मतलब हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसके लिम्फोसाइट्स उनको नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए उनको इनसे बचाने के लिए, मतलब हमारे ही प्रतिरोधक क्षमता से शुक्राणुओं की स्पर्मेटिड की रक्षा के लिए सर्टोली सेल पहले उसको खा जाती है और अपने अंदर ले लेती है, और अपने अंदर लेकर के उसको अंदर ही अंदर पोषण प्रदान करती है। तो एक प्रकार से नर्स कोशिका का भी कार्य करती है। फिर ये स्पर्मेटिड थोड़े से जब विकसित हो जाते हैं और परिपक्व हो जाते हैं तो सर्टोली कोशिका उसको बाहर निकाल करके वास इफ्रेंस के द्वारा, पतली पतली नलिकाओं के द्वारा फिर एपिडाइडेमिस में भेज देती है, जो वृषण के पास पाए जाने वाली एक संरचना है जिसको एपिडाइडेमिस कह रहे थे, वहां उसको भेज देती है, जिसमें वो पूरी तरह से परिपक्व होते हैं, शुक्राणु बनते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है कि जो सर्टोली कोशिकाएं हैं वो शुक्र जनक नलिकाओं से मोचित होती है शुक्राणु, उस प्रक्रिया को वीरसेचन या स्पर्मिएशन कहते हैं। तो एक्चुअली पहले शुक्राणु जनन नलिकाओं में ही है, सेमिनिफेरस टिप्यूल में, सर्टोली कोशिकाओं में, फिर वहां से निकल के वो रेटिटेस्टिस में, वास इफ्रेंस में, फिर एपिडाइडिमिस में, उस पूरी प्रक्रिया को स्पर्मिएशन कहते हैं, वीरसेचन कहते हैं। शुक्र जनन प्रक्रिया किशोरावस्था यानी यौनारंभ से होने लगती है, क्योंकि इस दौरान गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन यानी GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के श्रावण में काफी वृद्धि हो जाती है। एक्चुअली क्या है, देखिए, ये जो हार्मोन है ये हमारे पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। हालांकि उसको पीयूष ग्रंथि नहीं बनाती है, उसको बनाती है हाइपोथैलेमस, और वहां से पहले पीयूष ग्रंथि में, फिर पीयूष ग्रंथि उसको स्रावित करती है। तो ये हार्मोन क्या करती है, ये पहुंचती है वृषण में, और वृषण में जो एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने वाली कोशिकाएं हैं जिनको अपन लेडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, उन कोशिकाओं को उत्तेजित करती है जिससे वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। वो वृषण में पहुंच गई ये हार्मोन,
पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है, वृषण में पहुंचती है और वृषण की कोशिकाओं को उत्तेजित करती है कि आप टेस्टोस्टेरोन बनाइए। कौन सी कोशिकाओं को? लेडिक या अंतराकाशी कोशिकाओं को उत्तेजित करती है। आपको याद होगा कि यह एक अधश्चेतक यानी हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। मैंने अभी बताया आपको कि निकलता पीयूष ग्रंथि से है लेकिन असल में बनता हाइपोथैलेमस से है। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के ऊपर हमारे मिड ब्रेन का, मध्य मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क का एक भाग है हाइपोथैलेमस। गोनेट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण यह अग्र पीयूष ग्रंथि एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर कार्य करता है तथा दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन पित्त पिंडकर यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच और पुटकोदक दीपक हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच के स्रावन को दीप्त करता है। देखिए एक्चुअली क्या है, इसको थोड़ा सा और विस्तृत दिया है तो मैं और बता देता हूं आपको। हमारे हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच आता है, ये आता है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि इसके कारण से दो हार्मोन स्रावित करती है। ये अकेले हार्मोन स्रावित नहीं होती, एक्चुअली ये दो हार्मोन को स्रावित करवाती है पीयूष ग्रंथि से। एक हार्मोन है एफएसएच और एक हार्मोन है एलएच। ठीक है, एफएसएच क्या करती है? एफएसएच शुक्राणुओं के निर्माण को बढ़ाती है। वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण को एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हिंदी में क्या लिखा है? पुटकोद दीपक हार्मोन, हिंदी में पुटकोद दीपक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। ये महिलाओं में भी स्रावित होती है, उसमें ज्यादा स्रावित होती है। हम पुरुषों में एफएसएच का काम है शुक्राणुओं के निर्माण में वृद्धि करना वृषण में। ठीक है, मतलब शुक्र जनन नलिका में। और दूसरी हार्मोन है एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी पित्त पिंडकर हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक्चुअली पुरुषों में इस हार्मोन का नाम आईसीएसएच है। इस हार्मोन का नाम आईसीएसएच है, इस हार्मोन का नाम। और आईसीएसएच का मतलब होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि यही सेल, एक इंटरस्टिशियल सेल, ये स्रावित करती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको अपन लेडिक सेल भी कहते हैं। इनको ये उत्तेजित करती है हार्मोन एलएच हार्मोन। तो दो हार्मोन हुआ, एक हार्मोन है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी पुटकोदक दीपक हार्मोन, ये जो है शुक्राणु निर्माण को बढ़ाता है। और दूसरा हार्मोन एलएच यानी पित्त पिंडक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको आईसीएसएच कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन के स्राव को बढ़ाता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। तो एक तरफ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ा, दूसरी तरफ से शुक्राणु का निर्माण बढ़ा, तो ये दोनों चीजें अब उस व्यक्ति में, उस बच्चे में जो 10-12 साल का हुआ है, उसमें चालू हो जाता है। तो वीर्य का बनना चालू हो जाता है। अब वो मैथुन की इच्छा उसमें पैदा होने लगेगी। एलएच लेडिक कोशिकाओं पर कार्य करता है और पुंजनों यानी एंड्रोजन्स के संश्लेषण को बढ़ाता है। तो अभी मैंने बताया ना कि एलएच मतलब आईसीएसएच जो हार्मोन स्रावित करेगा, और हार्मोन कौन स्रावित करता है? लेडिक कोशिकाएं या इंटरस्टिशियल सेल। ये तो पहले बहुत बार बता चुका हूं आपको। उनको उत्तेजित करता है जिससे पुंजनों, एंड्रोजन का मतलब होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मतलब पुरुष हार्मोन। एंड्रोजन का असली मतलब होता है पुरुष हार्मोन। तो पुरुष हार्मोन को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है एलएच हार्मोन। तो दो हार्मोन स्रावित हुए, पहले आप फिर से देख लीजिए, पीयूष ग्रंथि से, सॉरी हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच आता है पीयूष ग्रंथि में। पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन एफएसएच और एलएच। एफएसएच शुक्राणु निर्माण को और एलएच यानी आईसीएसएच ये हार्मोन निर्माण को बढ़ाती है। ठीक है, इसके बदले में पुंजन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को दीप्त करता है। एफएसएच एक और कार्य करता है। क्या कार्य करता है? सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है और कुछ घटकों के स्राव को दीपित करता है जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि शुक्राणु जनन को बढ़ाते हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस, किसमें? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में शुक्राणु जनन को बढ़ाते हैं। आइए हम एक शुक्राणु की संरचना की जांच करें। चलिए शुक्राणु की संरचना देखते हैं कैसी है। ये शुक्राणु की संरचना, इसमें 4 भाग होते हैं।
एक भाग होता है शीर्ष यानी हेड, ठीक है। एक छोटा सा भाग होता है नेक यानी ग्रीवा, फिर एक बड़ा सा भाग होता है मध्य भाग यानी कि मिडिल पीस, और उसके बाद होता है ये टेल यानी पूंछ। 4 भाग है, ठीक है। तो प्रथम भाग है शीर्ष। इस शीर्ष के बारे में आप समझिए कि इस शीर्ष के अंदर का अधिकांश भाग केंद्रक द्वारा घेरा गया है, क्योंकि अभी जो शुक्राणु है उसमें कोशिका द्रव्य लगभग पूरी खत्म हो जाती है। कोशिका द्रव्य की एक थोड़ी सी मात्रा ये मध्य भाग में किनारे की तरफ रह जाती है, ये किनारे की तरफ, मध्य भाग में किनारे की तरफ थोड़ी सी कोशिका द्रव्य रह जाती है। इसको मेनकिटी कहते हैं, मेनकिटी। ये अभी इसमें नहीं मिलेगा आपको, एनसीईआरटी में, मैं आपको बता दे रहा हूं बस, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य की एक पतली सी स्तर यहां पर मेनकिटी के रूप में रह गई है मध्य भाग में। बाकी जो हेड है उसमें कोशिका द्रव्य पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो पूरा केंद्रक भरा हुआ है। केंद्रक के अंदर की संरचना देखेंगे तो वो उसमें भी केंद्रक द्रव्य लगभग खत्म हो चुका है। सिर्फ यहां पर गुण शुद्ध हो गए अगुणित संख्या में, 23 की संख्या में हेड में। और हेड के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है, एक कैप जैसा आवरण पाया जाता है। इस कैप जैसे आवरण को अपन एक्रोसोम या अग्रपिंडक कहते हैं। एक्रोसोम ये क्या करता है, जरा ध्यान समझिए। ये जो एक्रोसोम या अग्रपिंडक है ये गाल्गी काय की बनी हुई है, गाल्गी बॉडी की, और ये एक एंजाइम को स्रावित करती है जिसको हम कहते हैं स्पर्म लाइसिन। हालांकि वो कई एंजाइम का समूह है, मैं आगे बात करूंगा थोड़ा बहुत। तो स्पर्म लाइसिन नामक एंजाइम को स्रावित करती है और ये अंडाणु में छेद बना देती है जिससे शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर लेता है। तो अंडाणु को निषेचित करते समय अंडाणु की भित्ति में, उसकी कोशिका झिल्ली में छेद बनाने में यह मदद करती है अग्रपिंडक या एक्रोसोम, जो कि एक कैप जैसी संरचना है इसके हेड में और गाल्गी काय की बनी हुई है, ठीक है। अब देखिए कि ये मध्य पिंड को और ये अग्र यानी शीर्ष को जोड़ने वाले बीच में एक छोटी सी भाग है जिसको हम ग्रीवा या नेक कहते हैं। ये नेक छोटा सा, और उसमें उसके अंदर एक सेंट्रियोल पाया जाता है, एक सेंट्रियोल पाया जाता है। सेंट्रियोल 2 होते हैं, आपको पता है, तारक काय 2 होते हैं। जैसे आप ये कोई जंतु कोशिका देखोगे तो ये केंद्रक है, केंद्रक के पास 2 तारक काय होते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो यहां पर एक तारक काय ऊपर में और एक तारक काय नीचे में होता है, यहां पर ठीक से छपा नहीं है, यहां पर होते हैं एक तारक काय। तो ऊपरी भाग वाले को प्रॉक्सिमल यानी अग्रस्थ तारक काय कहेंगे, नीचे वाले को डिस्टल यानी दूरस्थ तारक काय कहते हैं। और दोनों के बीच में ऐसे करके तंतुओं का बना हुआ एक लेयर पाया जाता है, तंतु का एक बंडल पाया जाता है जिसको एक्सोनीम कहते हैं, एक्सोनीम कहते हैं, ठीक है, मध्य भाग में। और एक चीज देखिए कि ये आपको फीतानुमा एक संरचना दिख रही, देखिए फीतानुमा एक संरचना। तो एक्चुअली जब शुक्राणु का निर्माण होता है, जब स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनती है, स्पर्मियोजेनेसिस, उस समय शुक्राणु के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो सभी आपस में संलयित हो जाते हैं और संलयित होकर फीतानुमा संरचना बनाते हैं जो मध्य भाग में इसी एक्सोनीम के चारों तरफ ऐसे लिपटे हुए हैं। इसको सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इस फीतानुमा संरचना को नेबेन कर्ण कहते हैं, नेबेन कर्ण, नेबेन कर्ण कहते हैं इसको। और जब शुक्राणु चलता है, तैरता है योनि के अंदर या वीर्य में, तो इसको तैरने के लिए ये ऊर्जा प्रदान करता है, ये सूत्रकणिका। तो मध्य भाग में क्या क्या हुआ, 2 सेंट्रियोल है तारक काय, उनसे जुड़ा हुआ एक्सोनियम यानी तंतु, और ये सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो पूंछ है, ये पूंछ पूरा उसी एक्सोनियम का बना हुआ है जो एक प्रकार से पेशी कोशिका जैसी पेशी जैसी कार्य करती है, जिससे पूंछ ऐसे 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 ऐसे, ऐसे गति करती है तो धक्का देकर शुक्राणु को चलाती है। तो पूंछ जो है उसी एक्सोनियम की बनी हुई है। तो चारों भाग आप समझ गए होंगे। तो चलो हम इसको पढ़ते हैं। तो शुक्राणु
एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है। आप साधारण सूक्ष्मदर्शी से इसको देखेंगे तो दिखेगा भी नहीं, आपको थोड़ा हाई पावर से देखना पड़ेगा, तब इसकी संरचना आपको दिखेगी। जो एक शीर्ष यानी हेड, ग्रीवा यानी नेक, मध्य खंड यानी मिडिल पीस और एक पूंछ यानी टेल की बनी होती है, पूंछ की बनी होती है टेल की। तो ये सभी का भाग मैंने बताया। एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी काया यानी पूरे को आवृत किए रहती है। सबसे बाहर प्लाज्मा झिल्ली है, क्योंकि शुक्राणु खुद में एक कोशिका है ना भाई, तो कोशिका झिल्ली तो रहेगी, ठीक है। शुक्राणु के शीर्ष भाग में एक दीर्घीकृत इलांगेटेड अगुणित केंद्रक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। तो हेड भाग में जैसा मैंने कहा कि केंद्रक होता है जो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, तथा इसका अग्रभाग एक टोपी नुमा संरचना से आवृत होता है। हेड का ऊपरी भाग कवर होता है टोपी नुमा संरचना से, जिसे अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहते हैं। यह गाल्गी काय का बना होता है और एंजाइम स्पर्म लाइसिन को स्रावित करता है, जो अंडाणु में छेद बना देता है इसके प्रवेश के लिए। अग्रपिंडक उन प्रकीर्णोय एंजाइम से भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं। देखिए कितना बढ़िया लिखा हुआ है, एनसीईआरटी सब चीज दिया हुआ है भाई, बस आपको समझने समझाने की बात होगी। शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य सूत्र कणिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, जो पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण शुक्राणु को निषेचन करने के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करना सुगम हो जाता है। तो बीच में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया थे, असल वो सभी जुड़ करके फीता नुमा संरचना बनाते हैं जो लिपटा होता है, उसे नेबेडकर्ण कहते हैं। ये इतनी ऊर्जा देते हैं कि बिना खाए पिए जो शुक्राणु है वो नीचे योनि से ऊपर गर्भाशय के ऊपर और ऊपर डिंबवाहिनी नलिका फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है चलते चलते, तो उसको ऊर्जा वही प्रदान करता है। मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है। ये तो मिनिमम संख्या है, इतना तो होना ही चाहिए। असल में ये 20 करोड़ से 120 करोड़ तक शुक्राणु छोड़ता है। ये निर्भर करता है कि पुरुष कितने दिनों से स्खलित नहीं किया है। अगर वो रोज स्खलन कर रहा है तो फिर तो वीर्य की मात्रा, शुक्राणु की मात्रा कम हो जाएगी। लेकिन मान लो वो बहुत दिनों तक, कई दिनों तक स्खलन नहीं किया, हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने दिन तक स्खलन नहीं किया है, तो एकदम से वीर्य जो है उसके अंदर संचयित हो गया है, उसमें बहुत सारे शुक्राणु विकसित हो चुके हैं। तो इनकी संख्या 20 करोड़ से 40 करोड़ तो साधारण होता है, 30 करोड़ साधारण होता है, लेकिन 120 करोड़ तक भी हो सकता है इसकी संख्या एक बार में, ठीक है। सामान्य उर्वरता से लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकार और आकृति वाले होने चाहिए। देखिए अगर शुक्राणुओं की संख्या 20 से 30 करोड़ ही है चल जाएगा, 6 करोड़ भी है तो चल जाएगा, लेकिन जो शुक्राणु हैं उनमें 60% से ज्यादा गतिशील और स्वस्थ होने चाहिए। क्योंकि शुक्राणु की संख्या अधिक होने से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, 6 करोड़ से ज्यादा भी रहेंगे, लेकिन अगर वो अस्वस्थ हैं और अगतिशील हैं तो फिर वो गतिशील शुक्राणु के रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं और उसको गति नहीं करने देते, जिससे निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए भले शुक्राणु कम हो लेकिन वो हेल्दी होने चाहिए। लेकिन असल बात तो ये है कि दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, कि जो व्यक्ति स्वस्थ है, तंबाकू नहीं खाता है, बढ़िया खाना पीना करता है, तो उनके शुक्राणु अधिक हेल्दियर होते हैं, अधिक स्वस्थ होते हैं, अधिक संख्या में होते हैं। आप एक पिक्चर आई थी, उसका नाम था विकी डोनर, आप उस पिक्चर को देखिए तो आपको इसका कंसेप्ट थोड़ा और समझ में आएगा कि शुक्राणु अधिक संख्या में होना और उनका हेल्दियर होना, स्वस्थ होना, दोनों लगभग एक दूसरे के पर्याय हैं, दोनों एक साथ होते हैं। या शुक्राणु अस्वस्थ है और कम संख्या में होकर दोनों एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं कि एक स्वस्थ है तो कम संख्या है या अस्वस्थ है तो ज्यादा संख्या, ऐसा नहीं होता। स्वस्थ के साथ ज्यादा संख्या और अस्वस्थ के साथ कम संख्या, दोनों एक साथ होते हैं। इनमें से कम 40% आवश्यक रूप से सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं, तभी वो कर सकते हैं निषेचन की प्रक्रिया। शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित शुक्राणु सहायक नलिकाओं द्वारा वाहित ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो शुक्रजनक नलिकाएं खुलती हैं रेटिटेस्टिस में, यानी कि वृषण जाल में, वृषण का बना हुआ जाल है अंदर, वहां पर खुलते हैं।
फिर वहां से वासा डिफरेंशिया द्वारा एपिडाइडिमिस में, फिर वहां से वास डिफरेंस के द्वारा बाहर जाते हैं, निकलते हैं आगे। शुक्राणुओं की परिपक्वता एवं गतिशीलता के लिए अधिवृषण, यही एपिडाइडिमिस, शुक्रवाहक यानी ये है आपके वास डिफरेंस, शुक्राशय यानी कि आपके वास डिफरेंस शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल, और पुरुष ग्रंथि का स्राव की आवश्यक है यानी कि प्रोस्टेट। इन सभी के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं पहले वीडियो में, आप वहां देख लीजिए, आपको डिटेल समझ में आएगा। शुक्राणुओं के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं, सीमन। तो शुक्राणु और उसके द्रव दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो शुक्राणु तो बनाया वृषण ने, आगे बढ़ाया, लेकिन जो द्रव का निर्माण है वो रास्ते में होता है। एक तो शुक्राशय बहुत सारा द्रव छोड़ता है, और दूसरा जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, पुरुष ग्रंथि, वो भी काफी द्रव छोड़ती है। दोनों मिलकर जो है वीर्य बनाते हैं। पुरुष की सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों के कार्य को वृषण हार्मोन बनाए रखती है। तो वृषण हार्मोन जो एंड्रोजेंस है, एंड्रोजेंस में मुख्य हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, कई बार मैंने बताया। इनकी सहायता से वहां पर शुक्राणु की जो निर्माण है और आगे की प्रक्रिया है वो जारी रहती है। ठीक है, अब हम मादा के जो निर्माण है इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।